हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कैरियरबिल रेलवे एग्जामिनेशन के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं भाई सब लोग? आ जाइए फटाक से। लाइव क्लास लाइव हो चुकी है, ऑडियो वीडियो भी सब कुछ क्लियर है जैसा मैं देख पा रही हूँ। अपनी इस रेलवे रत्न सीरीज में मैं यहाँ पर आपको साइंस की ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और बहुत हेल्प कर भी रहे हैं। अगर कोई बच्चा पेपर देके आया होगा तो उसे इस सीरीज की बिल्कुल महत्व पता होगा कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में गए होंगे तो सेम क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, है ना। आज और फिर फटाक से लाइव आ गए बच्चा। आकाश आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, अंजलि आ चुकी है, शिवरमन आ चुकी है, अमन सिंह आ चुके हैं, कपिल आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, उपांक्षा आ चुकी है, माय नेम इज खान आ चुके हैं, राधे चौहान आ चुके हैं, संध्या आ चुकी है, अंजलि प्रजापति आ चुके हैं। चलो भाई अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। करें। आज मैं केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर आई हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट। तो आज जो क्वेश्चंस हैं, देखो कल हमने मिक्स क्वेश्चन करे थे, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 25-30 क्वेश्चन जितने भी होंगे आज की क्लास में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्टार्ट करें बिना आपका समय गवाए हुए। मैं किसी भी तरीके का आपका समय की बिल्कुल कीमत जानती हूं, तो आपका समय बिल्कुल नहीं गवाऊंगी। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, एक बार मैं खुद से चेक कर लूं, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। चलो सब ठीक है, ओके। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, है ना। चलिए आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ओड वन। इनमें से कोई भी आपको जो विषम लग रहा है, जो ओड लग रहा है, उसको आपको फाइंड करना है। कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा? ठीक है, जरा बात करते हैं किसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से ओड आपको कौन लग रहा है। बच्चों आप जानते हैं दो तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, ये तीनों ही कौन सी स्टेट में होती हैं? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। जबकि ऑयल जो होता है, तेल होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। आप इसको ऐसे आंसर कर सकते थे। ऑयल क्या होता है? कंपाउंड या मिक्सचर हो सकता है, यौगिक या मिक्सचर हो सकता है बच्चा, है ना। तो आप बताओगे कि जो ऑयल तेल होता है वो यौगिक या मिश्र, जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ कोई मिक्सचर या मिश्रण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करती? बच्चों अगर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा तो आपने एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ध्यान से सुनना, सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं और गर्म पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। इनको तो बस पानी चाहिए, कैसे ही मिल जाए, है ना। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं। जो कैल्शियम होता है ना बच्चा, ये थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है, ये पानी के साथ थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है लेकिन कर देता है। जबकि आप मैग्नीशियम की बात करते हो, Mg, मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये कैसे पानी के साथ? ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। ये गर्म पानी के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो बच्चा, पोटेशियम है वो तो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आती है, तो ये तो ठंडे और गर्म दोनों पानी से रिएक्ट कर सकती है। यहां पर सोडियम भी आप जानते हैं, सीजियम भी रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जबकि बच्चों जो मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा, ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है ना, ठंडे पानी से नहीं करेगा, जबकि गर्म पानी से मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि कौन सा इनमें से एक एलिमेंट या मेटल दिया हुआ ना, कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता, कोल्ड दे रखा है। ठीक है, यहीं पर अगर हॉट होता ना गर्म पानी से, तब आपका आंसर मैग्नीशियम नहीं होता, तब आपका आंसर मैग्नीशियम नहीं होता। ये तीनों पॉइंट याद रखना। सोडियम पोटेशियम तो ठंडे गर्म सारे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। कैल्शियम जो होता है थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, जबकि बच्चा मैग्नीशियम होता है वो ठंडे पानी से नहीं करता है लेकिन गर्म पानी से कर जाता है अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। इनमें से कौन सी धातु है जो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस करेगी?
तो बच्चों आप जानते हो पोटेशियम तो कर सकता है, सोडियम भी कर सकता है, लिथियम धातु भी कर सकती है। जबकि जो कैडमियम होता है, कैडमियम आप बताओगे किसी भी तरीके से पानी के साथ, ना ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, ना भाप से, किसी से भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। बच्चों कैडमियम हम कहां पढ़ते हैं? कैडमियम आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अगर कैडमियम के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं तो हमें कौन सी बीमारी कर देते हैं? इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई डिजीज कर देते हैं। कैडमियम धातु के अणुओं के जमाव के कारण जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अभी स्ट्रेट है, अगर कैडमियम ज्यादा आ गए तो क्या होता है? वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है, इंसान झुक जाता है, उसी को इटाई इटाई रोग कहते हैं। तो कैडमियम से एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? कौन सी मेटल्स को आप इनर्ट मेटल्स कहते हैं? मैं इनर्ट गैसेस की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पे मैं इनर्ट मेटल्स की बात कर रही हूं। जिन मेटल्स को आप नोबल मेटल्स कहते हो, जिनको आप उत्कृष्ट धातु कहते हो। भाई उत्कृष्ट धातु क्या होती हैं? ऐसी मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जो ना के बराबर रिएक्ट करें। कौन कौन सी होती हैं? ऑरम, AU किसका सिंबल होता है? गोल्ड का, और दूसरा AG अर्जेंटीनम, PT प्लैटिनम। इन तीनों को हम ज्वेलरी बनाने में क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में या केमिस्ट्री में लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। ये कम क्रियाशील धातु मानी जाती हैं, इसीलिए हम इनको इनर्ट मेटल्स या ये नोबल मेटल्स का नाम देते हैं। हम इन्हें उत्कृष्ट धातु कहते हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा, सोडियम भी रिएक्ट कर सकता है, कैल्शियम भी कर सकता है, एल्यूमिनियम भी कर सकता है, जबकि प्लैटिनम जो होता है इसको हम हार्डेस्ट मेटल भी कहते हैं। अगर पूछ ले पीरियोडिक टेबल की सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो सबसे कठोर धातु होती है आपकी प्लैटिनम। क्या आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो प्लैटिनम जो होता है वो कौन से ब्लॉक में, कौन से ग्रुप में आता है? हाँ जी, बता सकते हो कौन से ग्रुप में आता है और कौन से ब्लॉक में आता है? चलो ब्लॉक में बता देती हूँ, ग्रुप आप लोग बता देना। पीरियोडिक टेबल का जो बीच वाला, सेंटर वाला होता है ना, ये वाला, इसको डी ब्लॉक कहते हैं, और डी ब्लॉक में क्या आता है? प्लैटिनम धातु होती है। प्लैटिनम को सबसे कठोर धातु मानते हैं पीरियोडिक टेबल का, इसका सिंबल PT होता है, ये डी ब्लॉक में आता है, और ये इनर्ट मेटल की कैटेगरीज में आती है, यानी कि ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आती है या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? थोड़ा सा ढंग से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए, घबराना नहीं है, लैंग्वेज टफ है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कर दोगे। क्या कह रहा है? क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? अक्सर आप लोग बोलते हो कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सेम चीज होती है। मैं मानती हूं इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। लेकिन कमर्शियल लैंग्वेज में हम किसको कहते हैं? सुनिए जरा, बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है? यस, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ जी, बेकिंग सोडे को आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो। लेकिन बेकिंग पाउडर में क्या करते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप एक एसिड मिला देते हो। कौन सा एसिड मिलाते हैं? टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं। टार्ट्रिक एसिड क्या करता है? इसके कड़वेपन को कम कर देता है, इसकी बिटरनेस को डिक्रीज कर देता है। तो बच्चों जब आपने क्या किया, बेकिंग सोडे के साथ टार्ट्रिक एसिड को मिला दिया, तब बेकिंग पाउडर बना, तब बेकिंग पाउडर बना। तो थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, यही आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया, राइट? तो बताएंगे बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग पाउडर में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है, केमिकल नेम भी सेम है। दो केमिकल नेम होते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, बात बराबर है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा बेकिंग पाउडर में हम बेकिंग सोडे के साथ टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं। टार्टरिक एसिड क्या करता है? इसकी बिटरनेस को, इसके कड़वेपन को कम कर देता है। आप क्या करते हो? केक में डालते हो ना बेकिंग पाउडर, हम किस में डालते हैं? और ढोकला बनाते हैं उसमें, पूड़ी वगैरह में डालते हैं। तो इनको कड़वा थोड़ी ना बनाना है आपको, कड़वेपन को कम करने के लिए इसमें हल्का सा टार्टरिक एसिड भी मिला देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन बॉन्ड लेंथ। बच्चों आप जानते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं, 3 होते हैं ना आपके। जब एल्केन, एल्काइन, एल्काइन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन कहते हैं, है ना। और उसके बाद डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इनके कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है उसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, यानी कि किसके बॉन्ड की लंबाई सबसे कम होगी, फिर थोड़ी ज्यादा और फिर ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है। बच्चों आप याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है ना, ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तुम लोग ढंग से पढ़ लो पहले, सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हो। अरे उल्लुओं, डी कैसे हो जाएगा, सुनो जरा, सबसे बड़ा ये होगा यहाँ पे, एल्केन सबसे बड़ा होगा, और आप डी वाला ऑप्शन कह रहे हो। देखो ना इंक्रीजिंग बोला है, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीजिंग लिखा होता तो डी वाला ऑप्शन सही होता, आपको इंक्रीजिंग करना है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, इथाइन, एल्काइन आएगा, आइन, आइन सबसे पहले, जो आइन जो होगा ना वो सबसे छोटा वाला होगा, फिर बड़ा वाला इन वाला होगा, और फिर एन वाला होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा बच्चा, ये वाला। तो एथाइन सबसे छोटा, इथीन थोड़ा बड़ा, इथेन सबसे बड़ा इन तीनों में, है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीजिंग पूछा होता तो भाई सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये आ जाता, सबसे पहले ये आ जाता, फिर ये, है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करो, है ना। अभी सब लोग डी 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 ऑप्शन टाइप कर रहे थे ना, सभी लोग अभी भी डी 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 ऑप्शन टाइप कर रहे थे, लेकिन अब सब लोग सी सी पे आ गए, है ना। तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ा करो। इंक्रीजिंग दिया हो ना बच्चा, बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट करना था। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था आपको, आइन, आइन वाला सबसे छोटा, फिर इन, फिर एन। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, ना कि डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल क्या होते हैं, जो एसिडिटी को खत्म कर दे। अरे जब आपके पेट में एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को, उस अम्लता को कम कर दे, उसी कंपाउंड को एंटा एसिड कहते हैं, उसी दवाई को एंटा एसिड कहते हैं। अब बच्चों एंटा एसिड के लिए जनरली क्या होता है, जब आपको पेट में गैस वैस बनती है, पेट में एसिडिटी होती है, तो आपके घर में इनो होता है, आप इनो पी लेते हैं। अब इनो नहीं होता है तो आपके घर में अगर बेकिंग सोडा रखा है, उसको पानी के अंदर डालिए और उसे पी जाइए। तो मैं ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है केमिस्ट्री में, ये सारे सोडे किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपके पेट में जो एसिड निकल रहा है, जो अम्ल बन रहा है, उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी वगैरह है, आपके घर में इनो नहीं है, डाइजीन नहीं है, लेकिन बेकिंग पाउडर वगैरह है ना, या बेकिंग सोडा वगैरह है, तो आप उसको पानी में डालिए और उसको गटक लीजिए। क्यों बच्चा, क्योंकि जो ये सोडे होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो नमक तो यहाँ पे आंसर हो नहीं सकता, कैल्शियम सल्फेट नहीं हो सकता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट। अभी भी आप लोग डी आंसर कैसे कर रहे हो, डी में क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, Na2CO3 बोल रहा है, ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसी को तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं बच्चा। सी वाला सही होगा, सी वाला सही होगा। तो अगर कभी ऐसा होता है आपको एसिडिटी वगैरह हो, तो घर में अगर बेकिंग सोडा वगैरह पड़ा है तो उसको पानी में डाल के आप पी सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि सोडा ये वाला होता है ना, ये एंटा एसिड होता है, ये आपके एसिडिटी को खत्म कर सकता है। आपके पेट के अंदर जो HCl बन रहा है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में गोल्ड को ऐसे लिखो, ठीक है, गोल्ड को ऐसे लिखो।
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेवर फाउंड एज फ्री एलिमेंट इन नेचर, इनमें से कौन सा है जो फ्री एलिमेंट नहीं होगा। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जो फ्री मेटल्स होते हैं, जो मुक्त धातुएं होती हैं, उन्हीं को तो आप नोबल मेटल्स कहते हो, यानी कि ऐसी धातुएं जो फ्री स्टेट में रह सकती हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जो सबसे कम ना के बराबर क्रियाशील होती हैं, उनको हम कहां पे नोबल मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं और उनके हम ऑर्नामेंट्स बनाने में काम लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने जो गहने होते हैं उनको बनाने में काम में लेते हैं, ज्वेलरी बनाने में काम लेते हैं। तो गोल्ड तो हो सकता है फ्री स्टेट में, हाँ नोबल मेटल हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, क्यों, क्योंकि गोल्ड का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है, ओरम। प्लैटिनम का सिंबल PT होता है। अर्जेंटीनम, चांदी का सिंबल AG होता है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में अर्जेंटीनम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल यहां से AG बन गया है बच्चों। सोडियम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता मैम। सोडियम एंड पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये तो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं। इनके टेम्परेचर को, इनके तापमान को कम करने के लिए तो हम इनको मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, है ना। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन। अभी तो आ गया कि कौन कौन सी धातुओं को आप केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हो। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नो मैम। सोना चांदी, नो मैम, सोना चांदी ऐसे देखने को तो मिल नहीं रहा, तुम केरोसिन के तेल में डालोगे। सोडियम और पोटेशियम को हम कहां पे, मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये एयर से अभिक्रिया कर सकती हैं, है ना। ये हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती हैं, पानी से रिएक्ट करके आग लगा सकती हैं, इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं इनको, हम केरोसिन ऑयल में डाल के इनको रखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, अच्छा मुझे ये बता दो सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है और पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है। कमेंट सेक्शन में मैं सबके कमेंट्स देख रही हूं, मुझे ये बताओ कि सोडियम और पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है। मैम बायोलॉजी वाली क्लास क्यों नहीं ले रही है, कौन सी बायोलॉजी वाली, खुशी बेटा, खुशी चौरसिया कह रही है, कौन सी बायोलॉजी वाली क्लास नहीं ले रही हूँ। जब बायोलॉजी लेती हूँ मैम केमिस्ट्री करवा दो, केमिस्ट्री टफ लगता है, केमिस्ट्री लेती हूँ तो कहते हो बायोलॉजी करवा दो, कैसे काम चलेगा, इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ आप लोगों को। सुनिए, सोडियम को क्या कहते हैं लैटिन भाषा में, नेट्रियम कहा जाता है, इसीलिए इसका सिंबल Na है, और पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल K है। पोटेशियम का P मत कर देना, है ना, P फास्फोरस का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। खारा पानी, है ना, हार्ड वाटर, जो आपका क्या होता है, हार्ड वाटर में हार्डनेस होती है, जो कठोर जल होता है उसके अंदर क्या होती है, हार्डनेस होती है। किसकी वजह से, देखो हार्ड वाटर में दो तरीके की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि थोड़ी देर के बाद या आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं और हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, दूसरा क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। तो बच्चों जो स्थायी कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही आते हैं। देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस जब होते हैं, कौन कौन से, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जिस पानी के अंदर किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उस पानी को हम बोलते हैं हार्ड वाटर, उसे कठोर जल कहते हैं। लेकिन उसकी कठोरता कैसी है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, ठीक है। और जो हार्ड वाटर होता है, सॉरी जो परमानेंट हार्डनेस होती है, जो स्थायी कठोरता होती है, वो क्लोराइड आयंस की वजह से होगी या सल्फेट आयंस की वजह से होगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयंस की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, खारा पानी जिसको हम कहते हैं, है ना, हार्ड वाटर जिसको कहते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा है परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं, अब आपको आंसर देना था। मैम एलम, एलम कैसे हो सकता है, एलम फिटकरी है, फिटकरी क्या करता है, वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करता है, लेकिन हार्डनेस रिमूव करने के काम में नहीं आता है। क्लोरीन क्या करता है, जम्स को मारने का काम कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन क्या करता है, जम्स को, अगर जो हम हमारे स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसकी सफाई हम किससे करते हैं, क्लोरीन से करते हैं, क्योंकि पूल में पसीने वसीने से जो जम्स बनते हैं, पनपते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, कीचड़ वीचड़ की जो सफाई होती है ना, वो इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये लाल दवा है बच्चा, इसी को हम केमिस्ट्री में रेड मेडिसिन, लाल दवा का नाम देते हैं। जबकि बच्चों सोडियम कार्बोनेट Na2
H2CO3 और इसी में 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड कर देते हो तो इसे कौन सा सोडा कहते हो? इसे वॉशिंग सोडा कहते हो। और वॉशिंग सोडा क्या करता है? हार्डनेस रिमूव करने का काम करता है। वॉशिंग सोडा क्या करता है? कठोर जल की कठोरता को दूर करने का काम करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर जो क्या है, जो आपकी हार्डनेस है, किसकी वजह से? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आयंस है, उनको रिमूव करो। जब रिमूव कर दोगे तो हार्ड वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर में। और याद रखिएगा, कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, और झाग नहीं बनाया, मिसेल नहीं बनाया तो कपड़ों से मेल नहीं उतरेगा। तो जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ अभिक्रिया करके जल क्या नहीं बनाता है? झाग नहीं बनाता है। इसका मतलब वो कपड़ों से गंदगी अच्छे से नहीं हटा सकता है, आपके शरीर की भी गंदगी अच्छे से नहीं हटा सकता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं Which metal reacts rapidly with the cold water? अभी थोड़ी देर के पहले पढ़ाया था मैंने, सोडियम और पोटाशियम दोनों धातुएं, इनको चाहे ठंडा जल मिल जाए, इनको चाहे कोल्ड वाटर मिल जाए, चाहे इनको हॉट वाटर मिल जाए, तुरंत क्या कर सकते हैं? ये रिएक्ट कर सकते हैं और आग लगा सकते हैं। और आग लगा सकते हैं, आग लगा देगा, आग लगा देगा ना। अनुमलिक है ये तो अनुमलिक है, ये तो आग लगा सकते हैं। राइट, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। आपने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, उसमें सबसे ऊपर आती हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। वहां पर पोटेशियम और सोडियम आते हैं। नीचे की तरफ आती हैं जैसे जहां पे चांदी, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड आते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है बच्चा? वहां पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो ये दोनों तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो ये क्या कर सकती हैं? इनको तो पानी मिल जाए, चाहे ठंडा मिल जाए, चाहे गर्म मिल जाए, चाहे भाप मिल जाए, कैसा मिल जाए, ये रिएक्ट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not an alkaline earth metal? Alkaline earth metal क्षारीय पार्थिव धातु, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और सेम हिंदी में नाम था पार्थिव धातु। ठीक है, इसका मतलब है क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु ऐसी मेटल जो हमें मृदा में नहीं मिल रही और वो इसका जो ऑक्साइड है वो अल्कलाइन नेचर का नहीं है। ठीक है, तो आप बताओगे बच्चा, ग्रुप नंबर 1 में जो आती हैं उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। एस ब्लॉक के जो क्या होती हैं, पहले ग्रुप में आती हैं, पहले समूह में आती हैं, उनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, उनको हम क्षारीय धातु कहते हैं। और जो दूसरे ग्रुप में आती हैं उसको एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब दूसरे ग्रुप को आपने कैसे याद किया है? बेटा मांगी कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना, ऐसे कुछ याद किया होगा ना आपने। तो बेरियम आता है, हाँ जी मैम। कैल्शियम आता है मैम, हाँ जी मैम। मैग्नीशियम आता है, हाँ जी मैम। सोडियम नहीं होता है एल्कली अर्थ मेटल। ये एल्कली मेटल है, ये क्षारीय धातु है क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में आता है। ये कहां आता है? ग्रुप नंबर 1 में आता है, जिसकी वैलेंसी +1 होती है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे। हाँ, रियलिस्टिक जो भी है बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? When sodium sulfate solution is mixed with barium chloride, सोडियम सल्फेट कह रहा है, सोडियम सल्फेट को आपने क्या किया? Na2SO4 को आपने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जिससे क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट, है ना। सोडियम सल्फेट, ये जो सोडियम होता है ये हट जाएगा और सोडियम, आप बताओगे बच्चा, यहां पर बेरियम लग जाएगा तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। क्या कह रहे हैं? जब सोडियम सल्फेट को आपने मिक्स किया किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ, तो क्या होगा बच्चा? ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, जिसके कारण क्या बन जाएगा बच्चा? यहां से जो ये बेरियम है ना, ये हटके यहां चला जाएगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा बच्चा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड नहीं बनेगा। कुछ बच्चे सी कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड तो आपके इक्वेशन में ही दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड नहीं बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब होता है पीने वाली शराब। किससे बनाई जाती है? किस प्रोसेस से बनाई जाती है? इथेनॉल या एथाइल अल्कोहल,
हाँ NaCl अलग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो इथेनॉल या आ जाता इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर सेम रहता है ना। शराब, कौन सी शराब? पीने वाली शराब बच्चा। दो शराब होती है, एक कच्ची शराब होती है और एक पीने वाली। जो कच्ची शराब होती है उसको मिथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल को नहीं पीना चाहिए, ये जहरीली हो सकती है ना, ये अंधा कर सकती है या आपको मार सकती है। आपको पीनी कौन सी है? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। जितनी भी हार्ड ड्रिंक्स आती हैं वो इथेनॉल से बनती हैं। अब कैसे बनती हैं, किस प्रोसेस से बनती हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं। क्या करते हैं हम? ऐसे अंगूर को, बेरीज को, है ना, जिनके अंदर ग्लूकोज होता है, अब बोलते हैं ना अंगूर से शराब बनती है, जो बेरीज होती हैं, कैनबेरी, ब्लूबेरी, है ना, ये इन सब से क्या बनती है? शराब बनती है। इन सबको सड़ाया गलाया जाता है, ग्लूकोज को रखा जाता है और क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं। ईस्ट क्या होता है बच्चा? खमीर होता है। और इस ईस्ट में, ईस्ट एक टाइप का फंगस, इसको हम क्या मानते हैं? हम इसको कहां पे? फंगस किंगडम में रखते हैं, इसको कवक जगत में रखते हैं ईस्ट को। अब इस ईस्ट को क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इस ईस्ट में एक एंजाइम होता है, दैट इज जाइमेज एंजाइम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार, शराब बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? जाइमेज एंजाइम। पता है आपको ये जाइमेज एंजाइम क्या करेगा? इस ग्लूकोज को सड़ा देगा, गला देगा और इसी ग्लूकोज से यहां पर क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल का मतलब पीने वाली शराब बन जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, इसी को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। और आपको एक और क्वेश्चन बताऊं यहां पे, बच्चा याद रखिएगा, फर्मेंटेशन करवाते हैं तो वहां पर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल होता है फर्मेंटेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है उस श्वसन को आप अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय रेस्पिरेशन कहते हैं। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन यहां पे मस्ट नहीं है। तो फर्मेंटेशन किसका एग्जाम्पल है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। आप बताओगे अनॉक्सी या अवायवीय रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में क्या करते हैं? ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखते हैं ईस्ट डाल के। ईस्ट में एक एंजाइम दैट इज जाइमेज एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है? इस ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इथेनॉल क्या होता है? पीने वाली शराब होती है। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन, इसी को किण्वन कहा जाता है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? किण्वन करवाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? जाइमेज। क्या ऐड करते हैं? ईस्ट, खमीर को ऐड करते हैं। किण्वन किससे किससे होता है? ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है, पीने वाली शराब बनती है। और इसका किसका एग्जाम्पल है? ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लिख लेने हैं। आइए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या होता है? कभी सुना है आपने प्लाज्मिड क्या होता है? बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक होता है उसका डीएनए ऐसा पड़ा हुआ गोल, सिंगल हेलिक्स और गोल होता है इस तरीके से। ये होता है बैक्टीरिया का मेन डीएनए। ये किसी भी जीवाणु का मुख्य डीएनए है। और बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम? न्यूक्लियोइड। जीवाणुओं की कोशिकाओं के अंदर जो मुख्य डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोइड नाम देते हैं हम। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। लेकिन बच्चों जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें मेन डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा हुआ होता है ऐसे, और उसी एक्स्ट्रा डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। उसी एक्स्ट्रा डीएनए को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मिड कहते हैं। तो जरा बताइए प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड किसी भी जीवाणु कोशिका में एक अतिरिक्त पड़ा हुआ डीएनए है। इट इज एक्स्ट्रा डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया में कौन सी सेल्स होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आप क्या बताओगे बेटा? एक एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो एक्स्ट्रा शब्द कहां लगा हुआ है? तो बच्चा ये लगा हुआ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। लीनियर डीएनए नहीं होता है, ये भी सर्कुलर होता है। देखो मैम ने कैसा बनाया, सर्कुलर बनाया है ना, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मिड किसमें होता है? बैक्टीरिया की सेल में। इसीलिए तो हम जब बैक्टीरिया के पास दो डीएनए है तो यहां से इस प्लाज्मिड को कट करके हम कुछ एंजाइम्स की सहायता से हम एंटीबायोटिक वगैरह में, बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इस प्लाज्मिड को काम में लेते हैं।
है ना। इसीलिए तो बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में काम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास 2 डीएनए हैं। मेन डीएनए को नहीं छेड़ना आपको। मेन डीएनए क्या कहलाता है? जीवाणु कोशिका का मुख्य डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाता है। मुख्य डीएनए के अलावा जो एक और पड़ा है सर्कुलर, और आप बताओगे बच्चा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इसीलिए हम इसी प्लाज्मिड को आइसोलेट करके हम इसको जीई में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं। बता दोगे? हाँ जी, बता दोगे? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि जो मोटर व्हीकल्स होती हैं विद कैटलिस्ट कन्वर्टर शुड यूज लेड फ्री। अरे आप जानते हो कि जो अपनी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर पॉल्यूशन, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो आपका चालान कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि आपके पास अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब आपकी गाड़ी कितना लेड और कार्बन एमिट कर रही है ये आप नहीं बता सकते हैं, है ना। तो हर एक शहर में ये लेड और कार्बन जो एमिट होता है इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। तो हम जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसमें क्या चेक करता है? हमारे गाड़ी से लेड और कार्बन का परसेंटेज क्या निकल रहा है। क्योंकि बच्चा लेड जो होती है ना, ये नर्वस सिस्टम को खराब करता है। अगर आपकी गाड़ी से लेड ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो यही लेड क्या होगा? हमारे बॉडी में जाकर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं, मस्तिष्क और आपकी मेरुरज्जु होती है, उसको खराब करने का काम करता है ना। क्या होता है? उसको खराब करने का काम करता है। तो आप क्या बताओगे बच्चा? इसलिए हम इस लेड और कार्बन की परसेंटेज चेक करते हैं जिससे हमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है। क्यों? क्योंकि लेड जो होता है वो क्या करता है बच्चा? ये हार्मफुल कंपाउंड्स ऑफ लेड फॉर्म कर देता है। बच्चों आप जानते हो कि आप जब गाड़ियों में खराब पेट्रोल यूज करते हो, हाँ जी, गाड़ियों में जब खराब पेट्रोल यूज करते हैं तो गाड़ियों के इंजन से खट खट ठक 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 की साउंड आती है, उसको नॉकिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको नॉकिंग कहते हैं, है ना। जो आपका पेट्रोल होता है, अगर आपने खराब क्वालिटी का यूज कर लिया, है ना, ऑक्टेन नंबर कम वाला आपने पेट्रोल यूज कर लिया, बोलते हैं ना फलाना पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं भरवाना, उसका बेकार पेट्रोल होता है यार, पता नहीं हम उससे भरवा रहे 1-2 साल से हमारी गाड़ी से ठक ठक की आवाज आने लग गई। इस ठक ठक की आवाज को नॉकिंग कहते हैं, इसको अपसफोटन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपसफोटन कहते हैं। अब इस नॉकिंग को खत्म करने के लिए क्या एंटी नॉकिंग कंपाउंड ऐड करना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। एंटी नॉकिंग कंपाउंड कौन सा होता है? यही तो यहां इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखो आगे सेम चीज यही बोल रखी है ना। तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या डलता है? टेट्रा एथाइल लेड, टीई, टेट्रा एथाइल लेड, टीएल डलता है ना। महंगी गाड़ियों में बीटीएक्स डलता है, ठीक है, वो छोड़ो। आपको याद रखना है टेट्रा एथाइल लेड डलता है। अब इसी लेड की क्वांटिटी प्लस कार्बन का एमिट कितना एमिशन हो रहा है, इसी के आधार पर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप मेरे से पूछ सकते थे ना कि मैम अपन यूज ही क्यों कर रहे हैं लेड। तो गाड़ियों के इंजन खराब ना हो, उससे ठक ठक की आवाज ना आए, उस आवाज आ रही है तो उसको खत्म करने के लिए टेट्रा एथाइल लेड यूज किया जाता है। और उसी लेड और कार्बन की परसेंटेज कितनी निकल रहा है, इसी के आधार पर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्योंकि ये जो लेड है ये बहुत खतरनाक होता है। इनफैक्ट ये ज्यादा अगर लेड गया तो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, ये कैंसर भी कर सकता है, ठीक है, ये कैंसर भी कर सकता है। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करने में कैसी कंजूसी, बढ़िया ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी आपको। अगर फिर भी नहीं, आप फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच प्रोसेस इज यूज्ड टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। अरे आप लोग घरों में पैकेट वाला दूध लेके आते हो, पैकेट वाला दूध आप घर में लेके आते हो, अगले 3 से 4 दिन के बाद उसकी एक्सपायरी डेट डली हुई होती है ना। 3 से 4 दिन भी आप यूज करते हो तो वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका पास्चुराइजेशन हुआ होता है। पास्चुराइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले मिल्क को बहुत
ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, फिर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम कम टेम्परेचर पे उसको क्या करते हैं बच्चा, वापस कोल्ड करते हैं, जिससे उसके अंदर क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं और अगले 3 से 4 दिन तक भी वो जर्म्स नहीं पनपेंगे। तो पास्चुराइजेशन क्यों करते हैं, ताकि उस दूध के अंदर क्या ना पनपे बच्चा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जीवाणु, दूध में बैक्टीरिया लग गया इसका मतलब वो फट गया, खट्टा हो गया दूध, खट्टे दूध का मतलब खराब हो गया, फट गया दूध, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ना पनपे, इसलिए पैकेट वाले दूध का क्या होता है, पास्चुराइजेशन किया जाता है। और एग्जाम में आता है पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी, आप बताओगे बच्चा, लुईस पास्चर, है ना। लुईस पास्चर नाम से क्लियर है ना। लुईस पास्चर ने जो दूध का पास्चुराइजेशन किया था, इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था। मैम अगर दूध फट जाता है तो पनीर बना लो, ठीक है, हाँ बनाते हैं, हमारे घर में मम्मियां यही करती हैं। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था बच्चा, लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक सर्टेन टेम्परेचर पे खत्म कर दिया जाता है। इनफैक्ट इतने दिनों के बाद 3 से 4 दिनों तक अगले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेंगे भी नहीं, तो वो दूध खराब भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है भाई। आप जानते हो कि यहां पर क्या दिया, नाइट्रोजन ने पहले 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है, गेन करके बाद में क्या किया, यहां पर N+ बना। N+ का मतलब कैटायन, कैटायन कब बना, तो इसने ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, दान कर दिए, त्याग दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देखो ना यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इस रिएक्शन के अंदर, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल गए, यानी कि नाइट्रोजन क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब कहां पर, अरे रिडॉक्स कैसे हो जाएगा यार, हाँ रिडॉक्स कैसे हो जाएगा, आप केमिस्ट्री की थोड़ी आप कच्ची है तुम लोगों के, फिर से पढ़ो। 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों त्याग दिए, ये देखो ना 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या बचा, सिर्फ नाइट्रोजन बचा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ए होगा ऑप्शन सही, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीडेशन होगा बच्चा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आप देखिए केमिस्ट्री को, देखिए रिएक्शन को सही से। ऑन हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक प्रेस, हमारे घरों में जो प्रेस आती है, चाहे आप इलेक्ट्रिक प्रेस की बात कर लो, आयरन की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो बच्चा, है ना, अरे वो कपड़ों पे करने वाली आयरन, चाहे आप इलेक्ट्रिक केटली होती ना, केटली आजकल सर्दियों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक केटली को पल्प में लगाया और क्या उसमें गर्म पानी करते हैं, तो वो केटली होती है, उसके अंदर हीटर के अंदर, इन सब के अंदर जो वायर या फिर इनकी जो कुंडली होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। तो चाहे तो आपसे पूछ ले हीटर का वायर किसका बना हुआ है, चाहे आपसे पूछ ले प्रेस जो होती है उसका अंदर का जो कुंडली है वो किसका बना हुआ है, आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिक केटली जो होती है जो लाइट से आपका पानी गर्म कर देती है उसका कुंडली किसका बना हुआ है, नाइक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम का, है ना, हल्का फुल्का आयरन भी रहता है, निकल प्लस क्रोमियम, इन सब से बनता है एक अलॉय। नाइक्रोम क्या है बच्चा, एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु होती है ना, देखो ना नाम से क्लियर है, निकल प्लस क्रोमियम, तो नाइक्रोम बन गया। तो प्रेस याद रखोगे ना, घरों में आने वाली आयरन वाली प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली और हीटर का जो वायर है, जो कोइल है उसकी, वो सब किसकी बनी हुई है, वो सब नाइक्रोम की बनी हुई होती है, वो सब निकल प्लस क्रोमियम यानी कि नाइक्रोम की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एग्जांपल ऑफ ए ब्रस्ट ऑफ फायर क्रैकर्स, आप पटाखे जलाते हो वो किस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है, कभी ना कभी तो पटाखे जलाए ही होंगे, है ना, दिवाली पे जरूर जलाए होंगे पटाखे। पटाखे जब जलाते हो तो उसके अंदर ऊपर जाके हरे रंग की, लाल रंग की क्या होती है, लाइट निकलती है, वो भी स्ट्रोंसियम, बेरियम, सोडियम, इन धातुओं की वजह से निकलती है, ठीक है। और बच्चा ये क्या होता है, कंबस्टन प्रोसेस का, दहन प्रोसेस का एग्जांपल होता है, कंबस्टन प्रोसेस का एग्जांपल होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रूट्स ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडर द ग्राउंड। फ्रूट पूछा है, ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है,
किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाए जाते हैं? अब आप कहोगे मैम आलू भी तो मिट्टी के नीचे होता है। अरे आलू कितनी बार पढ़ाऊं आपको, तना है, मॉडिफाइड स्टेम है, तना होता है। प्याज भी क्या होता है, तना होता है। और गाजर क्या होती है, जड़ होती है, मॉडिफाइड रूट होती है। जबकि जो आप मूंगफली खा रहे हो ना, वो फ्रूट कहलाएगा, यहाँ पे वो फल कहलाएगा। तो यही कह रहा था कौन सा फल जमीन के नीचे से मिला। अगर आपसे पूछता कौन सा तना, तब आपके ये ऑप्शन ठीक होते। कौन सा जड़ मिला, तब आपका ऑप्शन ये ठीक होता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन सही पढ़ लेंगे तो बच्चा भलाई आपकी ही है। लिख लेना कि जो मूंगफली खाते हैं वो, हाँ मैं जानती हूं गाजर, आलू, मूंगफली सब क्या धरती के नीचे से मिलते हैं, लेकिन मूंगफली फ्रूट वाला होता है, मॉडिफाइड फ्रूट है, उसको फ्रूट के एग्जाम्पल में रखेंगे। जबकि आलू और प्याज होता है वो मॉडिफाइड तना होता है, वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। गाजर, मूली क्या होती हैं, मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, रूपांतरित जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, in which type of soil gypsum is used to make it suitable for growing crops? इस क्वेश्चन का आंसर आप करो। अरे हमारे मिट्टी के अंदर क्या होता है, जब क्या बढ़ जाता है, अल्कलाइन नेचर बढ़ जाता है तब जिप्सम ऐड करते हैं, या बेसिक एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है तब हम जिप्सम ऐड करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिट्टी की जब अम्लता बढ़ जाती है तब आप जिप्सम से उसे ट्रीट करते हो, या उसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है, अल्कलाइन नेचर बढ़ जाता है, क्षारीय प्रकृति बढ़ जाता है, तब आप उसके अंदर जिप्सम ऐड करते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है डी, जिस मिट्टी में क्या क्ले ज्यादा। कैसे यार, तुम लोग कहाँ से पढ़ लेते हो, हैं कहाँ से पढ़ लेते हो? ए होगा या बी होगा? अच्छा बी बी बी, कैसे काम चलेगा बी बी वालों का? हाँ, अरे तुम लोग ना पिटोगे मेरे से। मैंने पिछले से पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि जब आपकी मिट्टी का एल्कलाइन नेचर बढ़ जाता है, क्षारीय माध्यम बढ़ जाता है मिट्टी का, तो फसल खराब होने का डर रहता है। तो आप उसमें क्या मिला देते हो, जिप्सम मिला देते हो। बहुत अच्छे से पढ़ा के गई थी, है ना। और जब आपकी मिट्टी का एसिडिक नेचर बढ़ जाए, अम्लता बढ़ जाए, तो हम उसको कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप चूना कहते हो, जिसको आप लाइम कहते हो, वो मिला सकते हो मिट्टी के अंदर। अब बी कैसे हो गया भैया, अब बी कैसे हो गया है? अखिलेश, नाम तुम्हारा अखिलेश है, हाँ, तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी मैं अखिलेश यादव से, तुम्हारी शिकायत अखिलेश यादव से लगा दूंगी मैं, है ना। तो थोड़ा ढंग से पढ़ लो, आई बात समझ में। तो अगर किसी मिट्टी का अल्कलाइन नेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर जिप्सम ऐड कर दो, अगर एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड चूना डाल दो। तो आपसे जिप्सम पूछा है तो ए वाला ऑप्शन सही होगा ना कि बी? बी नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, संक्षारण का उदाहरण क्या है? कोरोजन कब लगता है? जब ऑक्सीजन मिल जाए किसी मेटल को, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ऑक्सीजन मिल जाए और थोड़ा बहुत मॉइस्चर, नमी मिल जाए, तो उसका क्या होता है, उसका कोरोजन हो जाता है। अब आपको एग्जाम्पल ढूंढने हैं। मुझे पता है सबसे पहले तुम लोग क्या होगे, सबसे पहले ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन पे आ जाओगे। अरे मैं मानती हूं कि आयरन का क्या हो जाता है, आयरन के अंदर क्या हो जाता है, Fe2CO3 बन जाता है, यानी कि आपका आयरन के ऊपर जंग लग जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कॉपर को भी तो कोरोजन हो सकता है ना, कॉपर क्लोराइड बना देता है। कॉपर के ऊपर जब हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो उसे CuCl3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। और ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ये चीज पढ़ाई है ना मैंने कि चांदी काली पड़ जाती है। कहां पे? जब आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, दिल्ली विल्ली में देखना, चांदी आज खरीद के लाओगे 4 दिन बाद काली पड़ जाती है। चांदी के ऊपर वो किसकी लेयर चढ़ जाती है? सल्फर की लेयर चढ़ जाती है। तो ये भी तो चांदी का भी तो कोरोजन हो रहा है ना, Ag2S बन जाता है, सिल्फर सल्फाइड बन जाता है, पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ। तो चांदी भी काली पड़ रही है तो कोरोजन का एग्जाम्पल है। कॉपर भी तो आपका हरा पड़ रहा है,
कॉपर भी क्या, तांबा कुछ दिनों के बाद ग्रीन से कलर का हो जाता है, देखना फिर तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, गांव वाँव में तो सफाई करने वाले भी आते हैं, है ना, आते हैं ना, साइकिल के ऊपर बोलते हैं अगर कोई आपके पास तांबे का ग्लास है, तांबे का जग है, तो आप क्या कर लो, उसकी सफाई करवा लो, है ना, ऐसे थोड़े बहुत आजकल वो भी आते हैं, मिट्टी सी आती है, उसे साफ कर लो तो वो हट जाता है। तो ये भी तो कोरोजन का एग्जाम्पल है, और ये तो है ही है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। फटाक से एकदम जल्दबाजी के चक्कर में सिर्फ सी नहीं मत पढ़ना, ए और बी ऑप्शन भी देख लो, ए और बी ऑप्शन भी देख लो बच्चों, ठीक है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, ना कि आपका सी वाला। तीनों एग्जाम्पल कोरोजन के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुक्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ विच प्लांट। अब फिर तुम लोग गलत करोगे, मैम चीनी तो गन्ने से बनती है, हम तो यही पढ़ते आए हैं। अब तुम क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एक बार। बिल्कुल सही पढ़ते हैं, चीनी गन्ने से बनती है, मैं इसको बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या चीनी चुकंदर से नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। कह रहा है सुक्रोज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट, जड़ों में, किसकी जड़ों से सुक्रोज मिलता है? चुकंदर की रूट जड़ों से क्या मिलता है? सुक्रोज। और सुगर केन गन्ना होता है, उसके तने से क्या मिलता है आपको? सुक्रोज। तो आपसे जड़ पूछा था ना, और यहीं पर आपको रूट की जगह स्टेम लिखा हुआ होता तो क्या आंसर सही करके आते? तब आप ए करके आते, तब आप ए करके आते बच्चा। अरे डी नहीं होगा भाई साहब, डी नहीं होगा। तुम, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, वो तुम्हें सुनना नहीं है, सी डी में जाना है ना। अरे भाई सीधा सीधा लिख रहा है, रूट किसकी जड़ों से सुक्रोज मिलता है? तने की जड़ों से नहीं मिलता, गन्ने की जड़ों से नहीं मिलता सुक्रोज, गन्ने के तो तने वाले हिस्से से मिलता है, स्टेम से मिलता है। तो आप सी और डी में कैसे भाग रहे हो? और डी वाले तुम कहां से आए हो? आलू से चीनी बनाओगे तुम? हाँ, आलू से सोना बन सकता है, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, आलू से चीनी नहीं बन सकती, ठीक है ना। सुनिए जरा, तना जो होता है, वो जो सुगर केन गन्ना होता है, उसके तने वाले हिस्से से सुक्रोज बनता है। जो चुकंदर होता है, उसकी जड़ों से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। इसका बी ऑप्शन सही होगा। डी वाले तो भाई साहब अलग ही है ना, डी वाले तो पता नहीं कहां से आए हैं, कह रहे हैं कि आलू से चीनी बना दो, है आलू से सिर्फ सोना बनता है। आइए अगला क्वेश्चन, Which reaction is found while adding NaCl in ice? जब आप बर्फ के ऊपर क्या डाल देते हो? बर्फ के ऊपर नमक छिड़क देते हो। बच्चों मैंने बताई है, आपने कुल्फी खाई है बचपन में? हाँ मैम खाई है। जब आपने बचपन में कुल्फी खाई होगी तो कुल्फी के जस्ट नीचे वाला हिस्सा खाते हो या ऊपर वाला हिस्सा चाटते हो तो नमकीन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कुल्फी वाला भैया क्या करता है, जो आइस अपनी डाल के रखता है, उसकी कुल्फी पिघले ना, तो आइस डाल के रखता है, आइस के ऊपर क्या छिड़कता है? वो नमक छिड़कता है। और जैसे ही आप आइस के ऊपर नमक छिड़कते हो तो इस मिक्सचर को कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। इसे क्या कहते हैं? इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है, इसे हिमांक मिश्रण कहा जाता है। एग्जाम में आता है व्हाट इज हिमांक मिश्रण। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? बर्फ के ऊपर, आइस के ऊपर आपने जब नमक छिड़क दिया उसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। और इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो सारी एनर्जी, वो सारी हीट कहाँ से? बर्फ वाले भैया, जो भैया आइसक्रीम बेचते हैं उसके चैम्बर से, उसके डिब्बे से मिलती है। और जब चैम्बर की सारी हीट यहाँ आ गई तो चैम्बर ठंडा हो जाएगा, तो उसकी कुल्फी कभी भी पिघलेगी नहीं, कभी भी उसकी बर्फ पिघलेगी नहीं, उसकी कुल्फी, उसकी आइसक्रीम पिघलेगी नहीं। इसीलिए कुल्फी वाले भैया अपनी कुल्फियों के ऊपर या अपने आइसक्रीम के ऊपर नमक छिड़क के रखता है बच्चों, है ना। तो इसको होने के लिए हीट चाहिए ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट चाहिए, उष्मा चाहिए, उसको आप एंडोथर्मिक कहते हो, उसको आप उष्मा शोषी कहते हो। उष्मा का शोषण कर रही है ये रिएक्शन, तो इसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर यही चीज आपका आ जाता कहां पर बच्चा? यहीं पर आ जाता। आपने सुना होगा अभी जैसे स्नोफॉल हो रहा है मनाली साइड, अटल टनल साइड, है ना, तो वहां कश्मीर साइड, तो वहां की रोड जम जाती हैं, रोड जम जाती हैं तो बर्फ के ऊपर कट्टे डाले जाते हैं नमक के, और नमक क्या करता है? उसको बर्फ को पिघाल देता है। ये बिल्कुल सही है। देखो, बर्फ को पिघलने से नमक बचाता भी है और नमक बर्फ को पिघालता भी है। यही केमिस्ट्री है, यही साइंस है। ऐसी होती है केमिस्ट्री कुछ, ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री होती है। तो फिलहाल आपसे ये पूछा है तो आप जानिएगा कि जो कुल्फी आपको नमकीन लगती है उसका रीजन ये है क्योंकि कुल्फी के ऊपर जो बर्फ होती है उसके ऊपर नमक छिड़क के रखते हैं कुल्फी वाले, आइसक्रीम वाले भैया। जब ये रिएक्शन होती है तो इसको होने के लिए हीट, उष्मा चाहिए होती है। अब हीट किससे लेगा? तो कुल्फी वाले भैया का जो बॉक्स है ना, बॉक्स, इस बॉक्स की सारी हीट इस केमिकल रिएक्शन में चली जाएगी। अब हीट किसी से निकाल दोगे तो वो चीज, वो चैम्बर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर माइनस में जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा,
और वो कुल्फी कभी भी पिघलेगी नहीं, वो कुल्फी कभी भी पिघलेगी नहीं। तो ये था एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल बच्चों। तो ये आपकी आज की क्लास के 25 क्वेश्चंस थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज की क्लास के ना, शानदार क्वेश्चन थे। शायद आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ने में। अब मजे का मतलब वैसा नहीं कि मैंने कोई शेरो शायरी बताई हो, मैंने कोई चुटकुले सुनाए हो। मेरा बस कहने का मतलब इतना सा है, जो मैंने पढ़ाया है वो कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आज की क्लास का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल और परसों आपका फिजिक्स का क्लास होगा, उसके लिए तैयार रहिए। हाँ जी, बताओ ईमानदारी से बताओ किस किस के कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। मैम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की क्लासेस बस एएलपी के एग्जाम के बाद इसी को टारगेट करेंगे बच्चा। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही एएलपी का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम, है ना, स्टार्ट कर देंगे जेई के लिए और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। डोंट वरी। अब पहले तो ये बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ साइंस बाय काजल सिहाग नाम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ।